डॉक्टर साहब इसी बात को आगे लेके चलूँ मैं अगर तो अ, हम बात करते हैं यहाँ पे एज़ अ पेशेंट अगर हम देखें तो एक और हमारी बुरी आदत है कि वो ये है कि हमें अगर कोई शुगर का मरीज़ है और उसको कोई शुगर की गोली देता है, वो गोली खा के सही हो जाता है, वो समझता है कि बस अब मैं सही हो गया, मुझे गोली की ज़रूरत ही नहीं है। सेम फॉर द कोलेस्ट्रॉल एज़ वेल कि कोलेस्ट्रॉल भी ऐसा ही है कि वो दवाई दे दी डॉक्टर ने, उसने पेशेंट ने घर जाके खाया और खाने के बाद उसने कहा मैं तो सही हो गया उससे। अब वो मैं सही हो गया का मतलब ये होता है कि फिर वो नहीं खाता और फिर वो क्या होता है कि फिर आगे जाके ये फर्दर कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा होता है। तो क्या वाक़ई में ज़रूरी है कि दवाइयों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल में करते रहें या कुछ टाइम बाद छोड़ भी सकते हैं इसको? सो ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और अक्सर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पेशेंट पूछते हैं, अच्छा मैं 6 महीने बाद छोड़ दूँ, तो मैं उनको सिर्फ़ एक सिंपल सा मैसेज देखूँ। मैं कहा देखो ये एंटीबायोटिक नहीं, ठीक है? इन्फेक्शन है, आप एंटीबायोटिक लेते हो, 6 दिन का कोर्स करते हो, 14 दिन का कोर्स करते हो, 3 हफ्ते का, वो उसको ख़त्म कर देता है, ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? अगर तो आपको ज़रूरत है, आपके आर्टरीज़ के अंदर प्लेक बिल्डअप और एथेरोस्क्लेरोसिस है या आपको स्टेंट हुआ या हार्ट अटैक है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये बेसिकली खाली खुराक से या वर्जिश से या वेट लॉस से नहीं ठीक होना। जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेनेटिक्स है। ये आ, आपका ट्रेडिशनल आपका मैदा लिवर प्रोड्यूस कर रहा है और उसको क्लियर करना। अगर आपने इसको छोड़ दिया, मैं इनको ये समझाता हूँ ये पेट्रोल है। आग लगाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए और फायर भी चाहिए, ट्रिगर्स भी चाहिए। ट्रिगर्स की हो जाते हैं डायबिटीज, तंबाकूनोशी, वेट, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, ये पेट्रोल। अब आपकी आग लग चुकी थी, अब दोबारा बचाने के लिए ये पेट्रोल कम करना है। आपने दवाई छोड़ी, पेट्रोल वापस बढ़ जाएगा। रिस्क ज़रूरी नहीं है कि आग लगेगी, लेकिन अगर ट्रिगर और ये मिल जाए, तो ये बुरा कॉम्बिनेशन है। तो उनको इस बात से पूरी समझ आ जाती है कि ये एक चीज़ हमें लॉन्ग टर्म करनी है, कोलेस्ट्रॉल को करना है और लाइफ़स्टाइल को भी इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ट्रिगर्स हैं सारे, ठीक है? और डायबिटीज़ कंट्रोल करना भी इतना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आपने कोलेस्ट्रॉल कर लिया, डायबिटीज़ छोड़ दिया, तम्बाकू नोशी करते रहे। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर डॉक्टर साहब इसी बात को अगर मैं करूँ कि हम जैसे लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट की आपने बात की, लाइफ़स्टाइल की अगर आपने बात की कि लाइफ़स्टाइल चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइक क्या ऐसा हो सकता है कि अगर दवाई इंसान खा रहा है कोलेस्ट्रॉल की या इवन चलिए डायबिटीज़ भी हम इसमें ले ले रहे हैं, तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के साथ-साथ या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बाद क्या गोली छूटने के चांसेस होते हैं? हो सकते हैं, डायबिटीज़ के हो सकते हैं। कई बहुत कम, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग 30-40 पाउंड वेट लूज़ किया, उन्होंने एक्सरसाइज़ शुरू की, अपनी खुराक की और उनका जो शुगर का नंबर जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं एज़ अ टारगेट HbA1c वो नॉर्मलाइज़ हो गया और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी दवाई कम कर दी। कुछ इंस्टेंसेस है, ज़्यादा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल में वही प्रॉब्लम है कि जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, अगर तो आपको ज़रूरत है, इसलिए मैं हमेशा यही बात करता हूँ, अगर तो आपको ज़रूरत है। अगर तो आपकी नालियाँ साफ़ हैं और उसमें कोई सीड नहीं है, उसका तो शायद आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके है, तो वो आप छोड़ेंगे तो रिस्क आपका बढ़ जाएगा। सो मेरा जो मशवरा यही होता है कि इसलिए मैं कहता हूँ पहले चेक कर लें कि आपको ज़रूरत भी है कि नहीं, क्योंकि अगर तो आपने शुरू किया तो आपको ये दवाई तो मोस्ट लाइकली कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज़ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके जो दूसरे कोलेस्ट्रॉल हैं, 2 और तरह के होते हैं। एक चिकनाई का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जो फैट का पंपन है कि ये चिकनाई का पंप आप वेट लूज़ करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, उससे वो बेहतर होगा। गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी, वो आपका बढ़ेगा। आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपकी वो जो नालियाँ हैं, उनकी फंक्शन इम्प्रूव होगा। सो एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ट डिज़ीज़ का द गुड और बुरा चीज़ ये है कि वो खाली एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे मल्टीपल सारी चीज़ें हैं, तो वही बात है कि हम खाली सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल पे फ़ोकस नहीं कर सकते, इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल पीस है। लेकिन अगर आपने कहा जी दवाई ले ली और हमने उनको तम्बाकू-नोशी से नहीं समझाया या उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया या उनके डायबिटीज़ मैनेज नहीं की या उनकी खुराक मैनेज नहीं की, एक्सरसाइज़, स्ट्रेस, तो थोड़ा-सा उसका फ़ायदा होगा, लेकिन कम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही बात कही
इसी में अगर मैं बात करना चाहूँ कि लेट्स सपोज़ कि हमारी जो यंग जनरेशन है, अभी मेरी इसी वाले से ही बात हो रही है डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेरी क्लिनिक में 25 पेशेंट अगर होते हैं, 25 में से 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जो यंग मतलब कोई 25 से 30 के इन बिटवीन होते हैं, जिनको अपना हार्ट अटैक हुआ होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल की हाई स्टेटिन जब वो ले रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान की ये सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ अगर मैं आपको बताऊँ, ऑन एवरेज अगर मैं बताऊँ। क्या यूएस में भी यही सिचुएशन है? नहीं, आई वुड से पाकिस्तान की थोड़ी-सी डिफरेंट है और मैं इसमें ये बोलूँगा कि खाली ये खुराक और तम्बाकू नोशी का इसमें नहीं है। ऑफ कोर्स फैक्टर हैं, इसके और ट्रिगर्स हैं जो हमें नहीं अभी तक पता। आई वुड से पोल्यूशन और एनवायरनमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम यूएस में भी देख रहे हैं कि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, पाकिस्तान में हमें अक्सर इस तरह की मिलते हैं, हार्ट अटैक आता है जब उनकी नालियाँ देखते हैं तो बिल्कुल धागे की तरह वो होती है। यूएस में हमें जो जनरली जो बाहर की दुनिया में नज़र आती है 40-50 साल उनकी होती हैं जहाँ थोड़ा-सा खुली हुई हैं, थोड़ी लंपी बम्पी हैं, थोड़ा है और एक जगह ब्लॉकेज है। मेरा ये ख्याल है और हम लोगों का नई जो स्टडीज़ आ रही हैं वो शो कर रही हैं कि एनवायरनमेंट का भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो वो भी एक बुरा ट्रिगर है। तो अब जो पाक सेहत जो स्टडी हो रही है यहाँ, होपफुली हम इनसे काफ़ी चीज़ें आंसर कर पाएँगे कि आखिर इतनी कम उम्र में हमारे मुल्क में हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? उनके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? किस चीज़ पे हमें टारगेट करना चाहिए? और कैसे हम उसको लॉन्ग टर्म प्रिवेंट कर सकते हैं? डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जस्ट इस पूरी पॉडकास्ट को, इस पूरी एपिसोड को अगर आप सम अप करना चाहें और ऑडियंस को अगर आप मैसेज देना चाहें, तो वो आपका मैसेज क्या होगा? सो मेरा मैसेज ऑडियंस के लिए यही है कि हम हमारे मुल्क में अर्ली हार्ट अटैक यानी कम उम्र में दिल का दौरा या इसको काफ़ी कॉमन है। और मैंने ये जो देखा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसने दे हैव एक्सेप्टेड इट कि ये तो होता ही हो कि अक्सर आप देखते हैं 40-50 में ये तो होना ही था 50 साल में। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं। स्पेशली अगर अभी आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपनी लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करें। अपनी डाइट पे बहुत कंट्रोल करें। डाइट पे 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा कार्ब, शुगर्स वगैरह को कम करें। ए अपने खाने की मकदार को कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खानों को कम करें। तंबाकू नोशी बहुत कॉमन है, ये यंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट था। अपना मेक श्योर करें कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहा करें, अगर बढ़ा हुआ है तो एक्सरसाइज़ करें, नमक कम करें, एक्सरसाइज़ और मतलब वेट लूज़ करें। नहीं भी होता तो दवाई ज़रूर लें। हमारे मुल्क में डायबिटीज़ और अर्ली डायबिटीज़ का तो मेक श्योर चेक करें और अगर है तो उस पे फ़ोकस करें। सो ये तो आपकी जनरल है और एक्सरसाइज़ वगैरह पे काम करें, अपने वज़न पे नज़र रखें। वज़न बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, सो ये चीज़ें तो आपने खुद कर ली। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर तो आप 40 साल से ऊपर हो गए हैं, तो कोशिश करें कि जेब से 3 साढ़े 3 हज़ार रुपया निकाल के अपना सीटी स्कैन करा, ताकि पता तो चले आप रिस्क में हैं कि नहीं और अगर अर्ली है तो आप ये समझिए कि आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, आपने स्टैटिन ले ली, आपने एस्पिरिन ले ली, आपने प्रिवेंट कर ली। सो मेरा जो फाइनल मैसेज है, हार्ट डिज़ीज़, हार्ट अटैक ये ज़रूरी नहीं है कि आपको होना ही है। आप लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करें और 40 साल की उम्र के बाद एक जाकर टेस्ट करवा लें। अगर तो वो उसमें है, तो ट्रीटमेंट लें और अगर नहीं है, तो हर 4-5 साल बाद दोबारा रिपीट करें। ओके। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग मिलियन हार्ट।